हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित भाग 1 यानी हिंदी भाषा का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम। आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। जो ऑप्शंस हमारे पास है 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर और 11 जून। इसमें सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी कि हिंदी दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी जो भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की है, या भारोपीय है, या फिर ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदी जो भाषा परिवार है इसका यह भारोपीय है, यानी कुछ हिस्सा जो है इसका भारतीय भाषाओं के अंश है और जो है कुछ यूरोपीय भाषाओं से मिलते जुलते अंश है, इसलिए इसको जो है भारोपीय भाषा परिवार का अंग माना जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, चौथा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। कैसे कैसे हिंदी भाषा विकास करके आज हमारे पास हिंदी के रूप में मौजूद है। तो इसके लिए चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अभी जो आधुनिक रूप में हमारे पास हिंदी मौजूद है। तो ये सबसे इसका सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को आपके पास लेकर के आएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वह कौन सा विषय का जिक्र करता है। तो इसका 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण जो है वह कौन से हैं। जी हाँ, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदी जो वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजन में, तो स्वर में जो अ आ ई हमारे स्वर वर्ण है उसमें अयोग वाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो अंग और आह जो है यह अयोग वाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी छठा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। एक एक बेसिक से शुरू करके और हिंदी के एक एक प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस सीरीज में। तो वर्णमाला कहते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे जो है वर्णमाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण है उसका व्यवस्थित समूह जो है वह वर्णमाला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। यानी ये जो हमारे पास वर्ण मौजूद है ऑप्शंस में, इनमें से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण कंठ से होती है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी आएंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क और ख ये दोनों जो है वो कंठ ध्वनियाँ के उच्चारण में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण महाप्राण जो वर्ण आते हैं इनमें से अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कि क और ग जो है यह अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यहाँ जो है यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञा वर्ण किस दो वर्णों के संयोग से मिल करके जो है इसका उच्चारण होता है। तो कुछ संयुक्ताक्षर है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञा,
तो इनमें से ज्ञ वर्ण जो है वह किन किन दो वर्णों के संयोग से मिल करके बने हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर प्रश्न का कि ज और यहाँ जो है ये इसके संयोग से मिल करके बने हैं ज्ञ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इन ऑप्शंस के हिसाब से जो अघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 12वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स जो है दंत स, यह अघोष वर्ण के अंतर्गत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर हमें चयन करना है कि अन्वेषण जो शब्द लिखे गए हैं इसका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कौन सा अन्वेषण का सबसे सही रूप है। तो इसका अगर सबसे सही रूप देखा जाए तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी होगा कि अन्वेषण के लिए भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। इसमें जो शब्द पुनरुत्थान है उसका शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी पुनरुत्थान लिखने का जो सबसे सही तरीका है वह कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह पुनरुत्थान जो लिखा है वो करेक्ट रूप में लिखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद है उनमें से युधिष्ठिर का सबसे जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इस पर अगर ध्यान दें तो युधिष्ठिर का जो सबसे करेक्ट वर्तनी लिखा है, जो सबसे शुद्ध वर्तनी है, वह भी ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है, यानी 15 नंबर प्रश्न का भी सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कहते कितने हैं, तो संधि को हम सभी जानते हैं कि संधि जो कहते हैं वह 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने जो है शब्द संधि के रूप में जाने जाते हैं। संधि के प्रकार यहाँ पूछा जा रहा है कितने प्रकार के संधि होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस प्रकार जो है कुल ऑप्शन नंबर बी यानी 3 संधि के प्रकार हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में जो है वह कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो दयानंद यानी इसमें जो संधि इस्तेमाल हुआ है वह दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। चूँकि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दया प्लस आनंद से मिलकर दयानंद बना है, तो दोनों आ है। ये दया का आ और प्लस आनंद का आ, यहाँ दोनों आ मिल करके जो है जो संधि बना दयानंद। तो इस प्रकार यह संधि जो है वो दीर्घ संधि है, अर्थात 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है। सदैव, तो सदैव में जो संधि का इस्तेमाल हुआ है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रमुख संधि के जो प्रकार है इनमें से संधि का कौन सा ये जो है रूप है सदैव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सदैव सदा प्लस एव से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह जो है स्वर संधि का प्रयोग करके सदैव शब्द को बनाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निरर्थक में कौन सा संधि विच्छेद है। तो निरर्थक जो है दोस्तों वो संधि के जो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से विसर्ग संधि का एक प्रकार है। तो ये 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है कि निह प्लस अर्थक निरर्थक, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निह प्लस अर्थक निरर्थक हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। निराशा जी, तो 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि निह प्लस आशा निराशा होगा। तो इसके लिए जो सबसे सही संधि विच्छेद है वो भी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि निह प्लस आशा निराशा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। महेश का सबसे सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा। तो इसका 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि महा
प्लस ई मिल करके महेश बनेगा। यहाँ भी जो है आ प्लस ई मिल करके यह स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस ई यानी महा हा का आ और ईस का ई मिल करके दोनों जो है स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ये जो शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं, इसमें उच्चारण, दिग्गज, मन्यंतर और अधोगति, इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका 22वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह मन्यंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, यानी संधि का जो तीसरा रूप है जिसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं वो इसमें से किसमें प्रयुक्त हुआ है। 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी में जाना जाएगा। निह प्लस चल, निश्चल के रूप में जो है यह ऑप्शन नंबर डी जो है विसर्ग संधि का इस्तेमाल इसमें हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिगंबर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो दिगंबर जो है दिग प्लस अंबर दिगंबर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि प्रयोग होगा एक स्वर और एक व्यंजन के संयोग से बनेगा। तो इस प्रकार जो यह संधि होगा वह कौन सी संधि कहलाएगा, तो यह व्यंजन संधि कहलाएगा। सिर्फ स्वर स्वर का जब संधि होता है तो स्वर संधि कहलाता है, और स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर तीनों में, यानी जब दो वर्णों का जब संयोग होता है जिसमें से एक अगर व्यंजन है या दोनों व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि कहलाएगा। जब दोनों स्वर होगा तभी वह स्वर संधि कहलाएगा। तो यहाँ दिग प्लस अंबर में जो है दिगंबर बनेगा, दिग प्लस अंबर मिल करके। तो क जो हलंत है यह व्यंजन वर्ण है और अंबर का अ जो है यह स्वर है, लेकिन चूंकि एक स्वर और एक व्यंजन मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करता है, इसलिए दिगंबर में संधि व्यंजन संधि प्रयुक्त है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन हम लोग को करना है, यानी उस शब्द में संधि जो है प्रयुक्त नहीं किया गया है। तथापि है, तदाकार है, उसके बाद जो है तदैव है, फिर तदोपरांत है। इसमें से कौन से शब्द में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो तदोपरांत शब्द में जो है वो संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। 25वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में इसे जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे जो है उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में जानते हैं। कि जिस शब्द के शुरू में आकर के कोई शब्द जो है उसके अर्थ में अगर परिवर्तन कर देता है तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में आके अर्थ को परिवर्तन करता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर 26 का जो सही उत्तर है कि शब्द के आदि में लगेंगे, यानी शब्द के शुरू में लगेंगे उपसर्ग और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर लिखते हैं एक शब्द माता यानी माँ, और उसके आगे अगर ये लगा दिया जाए वी माता, इससे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वी माता का अर्थ हो जाएगा सौतेली माँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा प्रत्यय, अंग्रेजी में उसे कहेंगे सफिक्स, और जो शुरू में जोड़ा जाएगा उसे कहा जाएगा उपसर्ग, और अंग्रेजी में उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। तो इसका 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जी। तो 28वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की प्र उपसर्ग जो है प्रयोग करके प्रख्यात शब्द को निर्माण किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी अनुज शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे जो है अनुज शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द के रूप में जाना जाएगा। तो अगर इस पर ध्यान दें ऑप्शंस में हम लोग कि आ प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए अनुजा, अनुज से जो है
यह यहाँ पर अनुज में अनुजा आप प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द जो है यह स्त्रीवाचक हो जाता है। अनुज जो है यह पुरुषवाचक शब्द है। तो इस प्रकार जो है ये शब्द में प्रत्यय आ जोड़ने से उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन आ गया अनुज शब्द में, तो इसी को प्रत्यय कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अस्पृश्य यानी जिसे छुआ जाता है और अस्पृश्य का जो है इसमें कौन सा उपसर्ग हम लोग जोड़ेंगे, यानी इसके आगे कौन सा शब्द जोड़ देंगे जिससे इसका अर्थ जो है उल्टा अर्थ हो जाएगा, अस्पृश्य का जो अर्थ है उसके उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो इसमें 30वां नंबर प्रश्न के ऑप्शन में ध्यान दें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो अगर जोड़ देंगे हम लोग अस्पृश्य तो इससे जो है ये उसका अर्थ अस्पृश्य अस्पृश्य जो है उल्टा अर्थ में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो आचार शब्द से पहले जब उपसर्ग जोड़ते हैं अति तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, अतिचार यानी अत्याचार। तो अति उपसर्ग जोड़ करके जो शब्द बनता है अत्याचार, जिसका अर्थ हो जाता है जुल्म। तो 31वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों जो ये हिंदी के प्रश्न हैं ये आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी और हितकारी साबित होगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद शब्द में जो उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग 32वां नंबर प्रश्न में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि अनु जो है वाद शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम लोग जो है उपसर्ग प्रत्यय के बाद जो जिस पर आधारित प्रश्न देखेंगे वह समास है। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर होता है। संधि जो है वो एक शब्द को के दो वर्ण को मिला करके संधि बनता है, यानी एक ही शब्द के दो अलग अलग वर्ण रहते हैं जिससे वो मिला देने से वह संधि बनता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि संधि जो है वो दो छोटे छोटे शब्दों को एक साथ मिला करके जो शब्द बन जाता है वो संधि से बनता है। लेकिन एक पूरे वाक्य के लिए जो एक छोटा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं समास। हम लोग देखेंगे इसमें समास के प्रकार कितने हैं और समास में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी हो, वो सभी हम अभी देखेंगे। इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूरे वाक्य के लिए जो संक्षेप में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको समास कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिस समास में समास के 4 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और ये कर्मधारय समास। तो इस प्रकार जो है जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है तो कौन सा समास उसे हम लोग कहते हैं। तो इस 34वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी क्रमधारय समास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो वैसा समास किस समास का उदाहरण है। वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है या फिर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है या फिर द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है 35वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि देशांतर में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। जी, देशांतर में जो समास का प्रयोग हुआ है वह द्विगु है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है या फिर बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर देशांतर में ऑप्शन नंबर बी जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दीनानाथ में कौन सा समास है
37वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दीनानाथ जो शब्द है, दीनानाथ शब्द में जो समास का प्रयोग हुआ है वह क्रमधारय समास का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इस 38वां नंबर शब्द प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जो समास बहुब्रीहि समास का जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है वह है पंचानन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में जो समास शामिल है तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है जो समास इस्तेमाल है वह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर शब्द में जो समास शामिल है क्रमधारय है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है। तो इस 40वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि निशाचर में जो है वो बहुब्रीहि समास प्रयोग किया गया है। 40वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने अब तक 40 प्रश्न देखे हैं। यह प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, और यह प्रश्न पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।